हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों मैं आप सभी के लिए ल्यूसेंट का सीरीज लेके आई हूँ। ल्यूसेंट का जितने भी MCQ है, तो अब मैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी का 50 क्वेश्चन करवाऊंगी। और जब तक ये NTPC CBT 2 नहीं हो जाए, मैं तब तक उससे पहले कोशिश करूंगी कि आपका जितना भी ल्यूशन का क्वेश्चन है वो मैं पूरा कंप्लीट करवा लूँ। ठीक है। और दोस्तों ये अभी अपकमिंग जितने भी रेलवे एग्जाम है, बिहार BPSC का एग्जाम है, JSSC का एग्जाम है, सभी में ये कारगर सिद्ध होने वाला है। दोस्तों मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगी क्योंकि कुछ दिनों से मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, जिसके कारण मैं खुद ही सेहतमंद नहीं होने के कारण मैं ये नहीं कंटिन्यू कर पाई। तो अब मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी होती है? अर्थव्यवस्था कैसी होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आंसर को मैंने डार्क कलर से कर दिया है, यानी मिक्स्ड अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या होता है? तो उसको मेन आंसर इसका समझिए। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब यही होता है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व हो, यानी सरकारी और निजी क्षेत्र की सह-अस्तित्व हो। निजी सह-अस्तित्व हो, सरकारी निजी क्षेत्र की सह-अस्तित्व, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दोस्तों ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और ये सब जितने भी क्वेश्चन ये सब पहले पुराने एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए SSC 2014-15 में आ चुका है, SSC 2013-14, 13-15 में आ चुका है। तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से सुनिए और एक से दो बार सुनेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। भारत की गिनती कैसे होती है? तो विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। विकासशील राष्ट्र का मतलब ये होता है डेवलपिंग कंट्री के रूप में होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? कौन सा क्षेत्र राष्ट्र के उत्पाद में, डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा योगदान देता है? तो ये है ये देखिए तृतीयक क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी की का अर्थ क्या है? या अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है। ना ही इंपोर्ट किया जाता है ना ही एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग टिक लगा सकते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता, यानी विश्व से कोई संबंध नहीं होता, यानी जिस अर्थव्यवस्था का जिस कंट्री में डेवलपमेंट होता है वो उसी इकोनॉमी में, उसी कंट्री की इकोनॉमी में ही फंस के रह जाता है, तो उसको बोला जाता है बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है। यानी कोई दूसरी कंट्री से कोई कम्युनिकेट नहीं होता है, जिसे समृद्ध अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी तीनों नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। यह सत्य होगा कि भारत को प्रभाषित किया जाए। यह सत्य होगा कि भारत को प्रभाषित किया जाए। भारत को प्रभाषित कैसे किया जा सकता है, यानी इंडिया का डेफिनेशन कैसे किया जाता है? एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, ये BPSC 2008 में आ चुका है। तो देखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। किस देश की आर्थिक विकास निर्भर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास, किसी देश का आर्थिक विकास किस किस पर निर्भर करता है? तो प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस, पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है, बाजार के आकार पर निर्भर करता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही होंगे, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये चीज जानना चाहिए। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यानी घरेलू यानी जिस कंट्री में आपका जो भी आपका लोकल आपका अर्थव्यवस्था है उसको आप ग्लोबलाइजेशन यानी बाहर फर्दर कंट्री में आप इसको जितना हो सकता है कि मतलब आप इसको
ग्लोबल मतलब हर तरीके से अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संगठन से इसे जोड़े, दैट इज कॉल्ड घर ग्लोबलाइजेशन। घरेलू अर्थव्यवस्था को का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। मतलब क्या हुआ? अपने लोकल व्यापार यानी नेशनल लेवल के जो व्यापार है उनको इंटरनेशनल व्यापार से जोड़ना, किसी भी तरीके की बाधा है उनको रोकना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? दूसरों देशों के साथ आर्थिक संबंध पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। यानी जितना जो हम लोगों को ये क्या कहते हैं, प्रतिबंध जितने भी लगते हैं दूसरे कंट्रीज से, तो वो प्रतिबंध को हटाना। प्रतिबंध अगर हट जाएगा तो आप दूसरे देश से मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग इंडियन इकोनॉमिक है ये पे। चलिए ऑप्शन नंबर 12। भारत के कुल श्रम शक्ति लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 54%, याद रखिएगा 54%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तो अधिकतर बेरोजगारी किसमें है? संचरात्मक में है, तकनीकी में नहीं है, चक्रीय में नहीं है, घर्षणात्मक में नहीं है, संचरात्मक में है। संचरणात्मक में है भारत की अधिकतर बेरोजगारी। नेक्स्ट देखिए उसी से बेरोजगारी से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और एवं प्रकाशित करता है। कौन प्रकाशित करता है? ये संगठन का नाम क्या है? NSSO। NSSO। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके NSSO के बारे में बताइए मुझे, फुल फॉर्म क्या है इसका, ऑर्गेनाइज्ड कब हुआ था, कौन से ईस्वी में हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में बेरोजगार की किस्म पाई जाती है, यानी कितने टाइप्स के पाए जाते हैं? तो देखिए ग्रामीण अल्प रोजगार भी पाया जाता है, ग्रामीण अल्प रोजगार पाया जाता है, चक्रीय बेरोजगार पाया जाता है, और संचरात्मक बेरोजगार पाया जाता है। ये तीनों बेरोजगार पाए जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक किया जाता है इनमें से सब। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो कृषि यानी एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। कृषि में सबसे ज्यादा अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। कैसा स्वरूप होता है? तो स्वरूप होता है संचरणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी। देखिए मौसमी बेरोजगारी को समझिए, सीजनल, जैसे कोई किसी चीज का खरीफ सीजन है तो खरीफ सीजन में लोग को रोजगार मिल रहा है, रबी सीजन में लोग को रोजगार मिल रहा है, इन बीच में उसके बाद उनको रोजगार नहीं मिलता है। तो कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप संचरात्मक है, मौसमी है और घर्षणात्मक है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत में लेना, यानी जितने की जरूरत है वैकेंसी जितना उससे ज्यादा लोगों को काम में रखना, दैट इज कॉल्ड प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वर्तमान समय में देश के में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो जो पढ़ लिख के बेरोजगार बन जाते हैं, दैट इज शिक्षित बेरोजगार, वो हो जाती है बहुत गंभीर समस्या भी बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में छिपी हुई बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, अभी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। मुख्य रूप से संबंधित किससे है? तो मुख्य रूप से संबंधित कृषि क्षेत्र से भी है, ग्रामीण क्षेत्र से भी है। तो इन दोनों को ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी को टिक लगाया गया है, यानी छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों से रिलेटेड है। संचरात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, जितनी उत्पादन होनी चाहिए उतनी उत्पादन नहीं होने के कारण संचरात्मक बेरोजगारी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्रों में
किस तरह की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। श्रम की सीमांत यानी श्रम लेबर मिलेंगे लेकिन उत्पादन जो हो रहा है वो कम रहेगा, वो ना के बराबर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक और स्नातक कोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो शिक्षित बेरोजगारी में ये तरह की मतलब जिनके पास डिग्री है वो लोग भी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 25 तक हो चुका है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग फटाफट बढ़ते हैं तेजी से। बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को कुछ वर्ष महीने के दौरान रोजगार नहीं मिलती है, तो मौसमी बेरोजगारी को ऐसा बोला जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी क्या बोला गया था, अभी हम लोगों ने बताया था, छिपी हुई बेरोजगारी यानी अल्प रोजगार। अल्प रोजगार का दूसरा नाम है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो ये कृषि की विशेषता। प्रच्छन्न बेरोजगारी याद रखिएगा कृषि में होता है, एग्रीकल्चर में, और देखिए इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था, और ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगार कहा जाता है। सामान्य स्थिति बेरोजगार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीब रेखा का निर्धारण करता है? तो नीति आयोग जो है ये बताता है कि भारत में कौन सी गरीब रेखा के नीचे है, कौन सी गरीब रेखा से ऊपर है। नीति आयोग के बारे में आप लोग प्लीज अभी कमेंट सेक्शन करके मुझे बताएं कि अभी कौन इसके चेयरपर्सन है, ठीक है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। आय में असमानता का मतलब ये है कुछ लोगों की आय बहुत ही कम है, कुछ लोगों की आय बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण अल्प विकसित देशों में गरीबी होती है। भारत में निर्धनता का स्तर का आकलन किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, यानी पूरे परिवार का जनगणना के आधार पर किया जाता है, किसकी कितनी वेतन है, यानी पूरे परिवार के लोगों में। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ किया था? 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया था, इंदिरा गांधी ने किया था। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में आ चुका 2017 में। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है कुपोषण के कारण। देखिए 35 क्वेश्चन, 35वां, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो गरीबी की माप के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु है? तो IERDP भी है, ट्राइसेम भी है, NREP भी है, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कथन भी रहेगा और कारण भी रहेगा। भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, और उसका रीजन क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो देखिए दोनों सही है, परंतु दोनों एक ही सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोगों ने सही किया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित है। तो बहुआयामी कौन कौन सी बहुआयामी किस किस सूचकांक से? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो यानी 1 2 3